नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। वेनेजुला पे जो हुआ मैंने कल बहुत डिटेल में बताया था, लेकिन उसके बाद जिस तरह की घटनाएं पूरी दुनिया में दिखाई दे रही हैं, जिस तरह का लगातार बयान ट्रंप का आ रहा है और इजराइल में खास तौर पर जिस तरह की हलचलें दिखाई दे रही हैं, ऐसा लगता है कि ईरान पर हमला अब बिल्कुल कभी भी हो सकता है। क्या डिटेल्स हैं, कहां से ये इशारे मिल रहे हैं, इन पर बात करूंगा। और सिर्फ ईरान नहीं है, कुछ और लैटिन अमेरिका की कंट्रीज हैं जिसके ऊपर हमला हो सकता है। रशिया और चाइना का जो पूरा रुख है वो बेहद परेशान करने वाला भी है और बेहद एम्बिगुअस भी है। बयानों से आगे अभी रशिया और चाइना बढ़े नहीं है। और इन सब पे बात करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा अपने मुल्क यानी कि हिंदुस्तान की। आपके सामने एक के बाद एक दो बयान मैं दिखा रहा हूं। दोनों बयान वेनेजुला की घटना पर है। पहला बयान जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो है इंडिया का बयान। इस बयान में अमेरिका का नाम तक लेने की हिम्मत नहीं की गई है। अमेरिका का नाम ही नहीं है। मतलब पढ़िए तो हंसी आती है। हमें वेनेजुएला के लोगों की चिंता है, हमें जो वेनेजुएला में भारतीय रह रहे हैं उनकी चिंता है, वगैरह वगैरह। लेकिन वेनेजुएला में जो कुछ हुआ है हुजूर, वो तो अमेरिका ने किया है। और यूनाइटेड नेशंस के नियमों के कानूनों के हिसाब से वो एक अपराध है, जिसमें एक खुद मुख्तार जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट को गिराकर वहां के राष्ट्रपति को एबडक्ट यानी कि उनका अपहरण किया गया है, उठा के उनको ले गए हैं अमेरिका। और अब अमेरिका में उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। लेकिन इन सब पे भारत सरकार पूरी तरह से चुप है। मोदी बिल्कुल पूरी तरह से चुप है। मोदी का अलग से बयान आने का तो सवाल ही नहीं उठता है। जो विदेश मंत्रालय का बयान आया वो भी मैंने आपको दिखाया कि बिना नाखून और बिना दांत वाला एक ऐसा बयान है जिसका असल में कोई मानी नहीं है। इसके बाद मैं आपको बयान दिखाता हूं एक और कंट्री का, जिसका नाम है सिंगापुर। सिंगापुर एक बहुत छोटा सा देश है। उस तरह से वहां डेमोक्रेसी भी नहीं है, जिस तरह डेमोक्रेसी हम देखने के आदी हैं उस तरह की नहीं है, अलग तरह की डेमोक्रेसी है। और बहुत छोटा सा मुल्क है, हिंदुस्तान के किसी बड़े शहर के बराबर। लेकिन जब आप इस बयान को देखते हैं, सिंगापुर के बयान को देखते हैं, तो इसमें बहुत सीधे सीधे अमेरिका का नाम लिया गया है, अमेरिका की मजम्मत की गई है। और डेमोक्रेटिकली चुनी हुई एक सरकार को उखाड़ कर फेंक देने की जो ये बात है, जो कल हुआ है, परसों हुआ है, उसकी जबरदस्त आप देखते हैं कि मजम्मत कड़े शब्दों में दिखाई देती है। ये फर्क सिंगापुर और भारत का है। भारत जो विश्व शांति का हमेशा पक्षधर रहा है, उसकी हालत यह हो गई है कि अमेरिका के गुलाम स्टेट की तरह बिल्कुल अमेरिका ने जो कुछ किया उसके ऊपर पर्दा डाल रहा है। लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया है कि क्या यही वजह थी कि ऑपरेशन सिंदूर से जब अमेरिका ने हड़काया तो ये लोग वापस निकल आए। अब क्या था क्या नहीं था ये तो हम कभी जान नहीं पाएंगे। ट्रंप कहता है कि उसने कराई सीज फायर की सारी बात। अब चाइना भी कह रहा है, पिछले दिनों बयान आया कि उसने सीज फायर कराया। हमारे यहां कहा जाता है किसी ने सीज फायर नहीं कराया तो फिर सीज फायर हो कैसे गया। ये अपने आप में एक बेहद मजेदार सवाल है। ये मैंने मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि एक देश के रूप में ये भारत का फेल्योर है। भारत को एक पक्ष लेना चाहिए था कम से कम। चलो अमेरिका के साथ ही जाके खड़े हो जाते, यही कह देते कि अमेरिका ने सब कुछ ठीक ठाक किया तो भी हम मानते। और यही जो इनका तरीका रहा है, ना इधर के ना उधर के, ईरान और इजराइल में जंग होती है तो भी आप ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाते हो कि इजराइल ने हमला किया, ईरान के ऊपर आक्रमण किया, ये नहीं कह पाते हो। अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लिया गया तो आप ये नहीं कह पाते हो, ये गलत है। जब ऐसे बिना रीढ़ की हड्डी वाले आपके स्टैंड होंगे तो दुनिया में आपको दोस्त कहीं से नहीं मिलने वाले, जो ऑपरेशन सिंदूर में हम पहले ही देख चुके हैं। दरअसल लैटिन अमेरिका को अमेरिका हमेशा अपना, आप कह सकते हैं, कॉलोनी समझता है, जहां चाहता है कि हमारे लोग रहें, जिनको हम पसंद करें वही लोग रहें। एक घटना मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा। आपको पता ही है, हाल में मेरी किताब आई है 20वीं सदी के तानाशाह। इसमें मैंने पिनोशे का जिक्र किया है। चिली का था पिनोशे। चिली में एक सरकार थी अलेंदे की। वो लेफ्ट गवर्नमेंट थी, वामपंथी थी, लेकिन किसी क्रांति से नहीं आई थी। बाकायदा इलेक्शन जीत के अलेंदे वहां का राष्ट्रपति बना था। अब अलेंदे जो ही राष्ट्रपति बना, अमेरिका उसको हटाने के लिए पीछे पड़ गया। सीआईए को लगाया गया, बहुत सारा पैसा खर्चा किया गया और आर्मी के लोगों को खरीदा गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पिनोशे ने वहां पर तख्ता पलट किया। यानी एक चुनी हुई सरकार। आज जो लोग कह रहे हैं मादुरो तानाशाह था, कल मैंने देखा हमारे भी कई सारे दोस्त इसी लाइन पर चल पड़े हैं कि मादुरे तो तानाशाह था। अरे भाई, मादुरे तानाशाह था तो ट्रंप क्या है। खैर, मैं एग्जाम्पल चिली का दे रहा हूं, लैटिन अमेरिका का अपनी किताब से दे रहा हूं मैं एग्जाम्पल, जिसमें चुनी हुई सरकार थी, बाकायदा इलेक्टेड गवर्नमेंट थी अलेंदे की, और उसको गिराया गया। और अलेंदे ने खुद को गोली मार ली, वो देश छोड़ने को तैयार नहीं हुआ, उसको ऑफर दिया गया था। उसके बाद पिनोशे की तानाशाही वहां पर स्टैब्लिश हुई।
तो जब तानाशाही तानाशाही की बात हो तो याद कर लेना चाहिए कि लैटिन अमेरिका में कितनी बार अमेरिका ने तख्ते पलटे हैं। चाहे वो पेरू का हो 1963 90 का, 1964 में ब्राजील का हो, 1954 और 1989 में पेरुग्वे हो, 1973 चिली का मैंने आपको बताया ही, ये जो पिनोशे वाला मामला है, और 1976 अर्जेंटीना। तो ज्यादातर मुल्क लैटिन अमेरिका के ऐसे हैं जहां चुनी हुई सरकारों को अमेरिका पलट चुका है। तो अमेरिका किस तरह की डेमोक्रेसी कर रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। जिन लोगों को लगता है कि मादुरो तानाशाह था, उनको फिर मैं याद दिला दूं, कल भी मैंने यही बात कही थी कि अगर मादुरो तानाशाह होता और अगर मादुरो ने सत्ता पर कब्जा बिना जनता के समर्थन के किया होता, यानी विपक्ष के पास अगर वाकई जन समर्थन होता, तो मादुरे को हटने के बाद, मादुरे को जिस तरह से उठाया गया है, एबडक्ट किया गया है, उसके बाद मारिया कोरिना मचादो जैसी जो विपक्ष की नेता हैं, जो इजराइल की समर्थक हैं और जो पूरी तरह से अमेरिका की समर्थक हैं, जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, उनको गद्दी पे बिठा देना चाहिए था और जनता को मादुरो के खिलाफ सड़क पर आ जाना चाहिए था। लेकिन ट्रंप बयान ये देता है कि विपक्ष जो वहां का है उसके पास रेस्पेक्ट नहीं है जनता की, और वहां की जो वाइस प्रेसिडेंट थी डेल्सी, उनको वहां गद्दी पर, डेल्सी रोड्रिग्स को वहां गद्दी पर बिठाया गया। बहुत सीधी सी बात है। इसका मतलब यही है कि मादुरो और उसकी पार्टी के पास जन समर्थन था, विपक्ष के पास जन समर्थन नहीं था। इसका सीधा मतलब है कि मादुरो तानाशाह था, उसको जन समर्थन नहीं था। ये सब प्रचार अमेरिका और ब्रिटेन की गोदी मीडिया का है, इसमें हकीकत नहीं है। याद रखिए, हमारे पास वही खबरें आती हैं जो अमेरिका के या फिर यूरोप के गोदी मीडिया में छपती हैं, वहीं से उठा के हमारे यहाँ छापा जाता है और क्या-क्या। वैसे हमारे यहाँ जो हो रहा है, वो भी गजब का है। टीवी चैनलों पर जिस तरह की हेडिंग लगाई जा रही है, कोई कह रहा है तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, कोई कह रहा है भारत उसमें शामिल हो गया, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अरे भैया, भारत जो एक बयान नहीं दे पा रहा है वेनेजुएला के पक्ष में, भारत यानी कि मोदी जो एक शब्द नहीं कह पा रहे हैं मादुरो को जिस तरह से अपहरण किया गया उस पर, वो द्वितीय विश्व युद्ध और तृतीय विश्व युद्ध क्या शुरू कराएंगे, वो युद्ध में क्या उतरेंगे। हाँ, चैनल अपनी भद्द पिटा रहे हैं, जैसे पाकिस्तान के साथ वार में भद्द पिटाई थी इन लोगों ने झूठ बोल के कि कराची कब्जा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो खैर, हमारे यहाँ का गोदी मीडिया हो या यूरोप का गोदी मीडिया हो, यूरोप का गोदी मीडिया थोड़ा बेहतर है, इतना झूठ नहीं बोलता। लेकिन उसका काम है कि अमेरिका जिनके खिलाफ है, अमेरिका जिनको हटाना चाहता है, उनके खिलाफ पूरा परसेप्शन बनाए। अब देखिए, अगर तानाशाही का मामला होता कि तानाशाहों को हटाना है गद्दी से, तो मादुरो अकेले तानाशाह तो नहीं है। मादुरो तो बहुत छोटे से देश के एक राष्ट्रपति थे। पूरे मिडिल ईस्ट में आप मुझे बताइए कि कौन सी डेमोक्रेसी है। यहाँ के तानाशाहों को तो नहीं हटाया गया, सिर्फ ईरान पे नजर है। इसके अलावा तो किसी को भी हटाने की बात नहीं हुई। पुतिन को हटाने की तो कभी बात नहीं हुई। अगर आप बात करेंगे नॉर्थ कोरिया की, तो नॉर्थ कोरिया का जो हेड ऑफ स्टेट है, नॉर्थ कोरिया का जो राष्ट्रपति है, उसकी तो ट्रंप कई बार तारीफ कर चुके हैं। तो तानाशाही वगैरह से इनको कोई दिक्कत नहीं है। ये सब बताने की बातें हैं। दरअसल वेनेजुएला के तेल पर सारी नजर है और ये सारा खेल वेनेजुएला के तेल के लिए हुआ है। इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं और अब तो ट्रंप खुलेआम कह चुका है कि तेल हम मैनेज करेंगे। यहां तक कि वहां की जो उपराष्ट्रपति अब राष्ट्रपति बन गई हैं, डेल्सी रॉड्रिग्स, उनको भी धमकी दी है कि अगर हमारे हिसाब से आप नहीं चलेंगी तो आपके साथ और बुरा होगा। डेल्सी का तो खैर पारिवारिक मामला रहा है। उनके जो फादर थे, उनके जो पिताजी थे, उनको सीआईए के एजेंट्स ने मरवाया था। तो डेल्सी का अभी तक का तो जो बयान है उसमें वो यही कह रही हैं कि वेनेजुएला किसी का वेसल स्टेट नहीं बनेगा, किसी की कॉलोनी नहीं बनेगी। लेकिन आगे वो क्या करेंगी, ये देखने वाली बात होगी। अब चलते हैं ईरान की तरफ। ईरान में अगर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनको देखें तो जो एक विरोधी आंदोलन सरकार के चल रहा था वो लगातार कमजोर हुआ है। छुटपुट कहीं छोटे-मोटे शहरों में, कोम में हो गया, कभी कहीं हो गया, छोटे-मोटे कुछ दिखाई देते हैं आपको विरोध प्रदर्शन, बड़े विरोध प्रदर्शन नहीं दिखाई देते। इस बीच में आयतुल्लाह खामनेई का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि विरोध करना जो है वो जनता का हक है। अगर जनता का कोई हक पूरा नहीं हो रहा है, अगर जनता की कोई परेशानी है तो वो सड़क पर आती है, ये उसका हक है। लेकिन साथ में उन्होंने कहा है कि हथियार उठाना और हिंसा करना ये जनता का हक नहीं है। सड़क पर आना, विरोध प्रदर्शन करना ये जनता का हक है, लेकिन हथियार उठाना, हिंसा आगजनी करना ये जनता का हक नहीं है। जरा हिंदुस्तान या दुनिया के किसी मुल्क को देख लीजिए, ट्रंप के अपने मुल्क को देख लीजिए, क्या वहां पर अगर जनता सड़क पर आकर गोली चलाने लगे, आग लगाने लगे, तो क्या उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, नमस्कार किया जाएगा? हमारे देश में उठा के यूएपीए लग जाएगा, बुलडोजर चल जाएगा, क्या क्या हो जाएगा और अमेरिका में भी उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा।
तो अगर खामनेई ये कह रहे हैं कि हथियार बंद जो आंदोलन है या जो हिंसा हो रही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो मुझे लगता है दुनिया का कोई भी हेड ऑफ स्टेट यही कहेगा। इसके अलावा सब्सिडी वगैरह देने की और बहुत सारी खबरें वहां पर आई हैं। ये तो हो गया एक पक्ष। लेकिन कल की खबर है, कल के अगर रिपोर्ट्स देखें तो 3 बड़ी खबरें आई हैं। अमेरिका ने 2 स्टेट्स की बात की है, कोलंबिया की बात की है और साथ में क्यूबा की बात की है कि यहाँ भी मामला बहुत गड़बड़ है और यहाँ भी हम ऐसी ही कार्रवाई कर सकते हैं। पहला नंबर तो आप इसको नोट कर लीजिए। और दूसरा, ईरान के सवाल पर उसने बार-बार दूसरी या तीसरी बार ये बात कही है कि जो वहाँ प्रदर्शनकारी हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, अगर उन लोगों पर गोली चलाई जाएगी, अगर उनका दमन किया जाएगा, तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। आप दोनों बयानों को जोड़ लीजिए और इस बात को जोड़ लीजिए कि दुनिया भर का प्रेस ये कह रहा है कि ईरान में जो आंदोलन चल रहा है, उसके पीछे सीआईए और मोसाद का हाथ है। इसके साथ ये खबर और जोड़ लीजिए कि कल नेतन्याहू ने एक मीटिंग की है और जिस मीटिंग में गजा की भी बात हुई है, लेबनान की भी बात हुई है, सीरिया की भी बात हुई है और ईरान की भी बात हुई है। अब इसके साथ आप ये और जोड़ लीजिए कि माइक पॉम्पेई जो सीआईए के डायरेक्टर रहे हैं, उनका सीधा बयान आया था कि जो वहां मोसाद के लोग इस आंदोलन में काम कर रहे हैं, इस आंदोलन को मदद कर रहे हैं, उनको भी नए साल की बधाई। यानी एक तरफ ईरान में जो आंदोलन चल रहा है, उसको भड़काने में, उसको हिंसक बनाने में, उसमें हथियार और बम ले आने में मोसाद अपना रोल प्ले कर रहा है। कई सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं, 2 खातून, 2 औरतें गिरफ्तार हुई हैं ईरान में जिनके बारे में बताया गया कि उन्होंने पूरी प्लानिंग की थी कि अगर पुलिस आती है, रोकने की कोशिश करती है, तो कैसे ज़मीन पे लेट जाना है, कैसे इसको बड़ा बनाना है। ये वही पैटर्न है जो बांग्लादेश में देखे गए, जो नेपाल में देखे गए और ये दोनों आंदोलन अब तो सब जानते हैं कि अमेरिका ने ये आंदोलन करवाए थे। अमेरिकी पैसे से ये आंदोलन हुए थे। तो सीआईए और मोसाद पूरी तरह से वहाँ माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसके साथ जब हम जोड़ के देखते हैं कि ट्रंप ने कहा कि अगर प्रदर्शनकारियों पे गोली चलाई जाती है, तो हम हस्तक्षेप करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत सीधा-सा हुआ कि इनका मोडस ऑपरेंडी ये है, इनका प्लान पूरा ये है कि वहाँ गड़बड़ी कराई जाए, वहाँ हिंसा कराई जाए और जब वहाँ हिंसा भड़के और सरकार प्रदर्शनकारियों के ऊपर गोली चलाए तो उसको बहाना बनाया जाए कि ईरान में तो देखो तानाशाही चल रही है और फिर इज़राइल और अमेरिका मिलकर हमला करें। याद रखिएगा आप डेल्सी जो हैं, डेल्सी रॉड्रिग्ज़ वेनेजुएला की जो इस समय राष्ट्रपति हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जिनको राष्ट्रपति बनाया है, उन्होंने कहा कि मादुरो के खिलाफ जो कुछ हुआ है वो ज़ायनिस्ट साजिश है, यानी कि इज़राइल की साजिश है। मादुरो के बारे में एक बात और अगर आप लोगों को ना पता हो तो जानना चाहिए, अगर मेरा चैनल पहले देखते रहे हैं तो ज़रूर पता होगा आपको। मादुरो दुनिया के उन नेताओं में से रहे हैं जिन्होंने पैलेस्टाइन का हमेशा समर्थन किया है। फ्री पैलेस्टाइन का नारा लगाया है, कई बार फ़लस्तीनी कैफ़िया पहने नज़र आए हैं, कई बार फ़लस्तीनी झंडा लिए नज़र आए हैं और बेंजामिन नेतन्याहू के बिल्कुल मुखालिफ हैं मादुरो। जबकि मारिया कोरिना मचादो हों या बाकी विपक्ष जो हो, वो पूरी तरह से इज़राइल का समर्थक है। मारिया का बयान आपको याद होगा कि अगर मैं राष्ट्रपति बनती हूँ, तो जो हमारा एम्बेसी जो हमारी है, हमारा दूतावास है, उसको हम जेरूशलम में ले आएँगे। तो ज़ाहिर-सी बात है कि मादुरो के खिलाफ इज़राइल था और जो घटनाएँ जिस तरह से हुई हैं, जिन पे कल भी मैंने बात किया, नेतन्याहू गया था मिलने के लिए ट्रंप से, इधर चाइना के स्पेशल एनवॉय आते हैं मादुरो से मिलने के लिए और उसके 8-10 घंटे बाद मादुरो को एब्डक्ट कर लिया जाता है। ऐसा लगता है कि रशिया और चाइना को पहले से पता था और खैर नेतन्याहू तो उसका पार्ट था ही, नेतन्याहू को पता तो होगा ही। तो मादुरो के खिलाफ जो ये हुआ है, ये एक प्रोसेस की शुरुआत हो सकती है, कल भी मैंने कहा था, जिसमें चीन कब्जा करने की कोशिश करेगा ताइवान की, रशिया जो है यूक्रेन का बड़ा हिस्सा कब्जा कर लेगा और यूएस वेनेजुएला के बाद हो सकता है कि क्यूबा और एक आध और लैटिन अमेरिकी कंट्रीज पर हमला करे। इन सब के बीच ईरान कहाँ है? क्या ईरान जिसका सबसे बड़ा ट्रेड रिलेशन रशिया और चाइना के साथ है, अगर अटैक होता है तो कोई उम्मीद रख सकता है चाइना और रशिया से किसी मदद की? ये लाख टके का सवाल है। क्योंकि ये तो बात अब बिल्कुल साफ लग रही है कि आने वाले कुछ दिनों में ईरान के ऊपर छोटा या बड़ा हमला हो सकता है और इस हमले का सिर्फ एक उद्देश्य होगा रिजीम चेंज। किसी भी तरह से खामनेई को गद्दी से हटाना। खामनेई को गद्दी से हटाने का मतलब है कि ईरान में जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था, उसको पलटना। रज़ा पहलवी का लगातार नाम चलाया जा रहा है, लेकिन हो सकता है आखिरी टाइम पे आपको रज़ा पहलवी की जगह
कोई ऐसा आदमी गद्दी पे दिखाई दे जो अभी ईरान के शासन में है, कौन जानता है कि कौन सीआईए के लिए काम कर रहा है, कौन मोसाद के लिए काम कर रहा है या किस नेता को तैयार किया जा रहा है, बाद में सत्ता में आने के लिए। अगर ईरान पर हमला होता है, अमेरिका और इज़राइल अगर हमला करते हैं, तो एक तो इतना आसान नहीं होगा, लड़ाई चलेगी। लास्ट टाइम भी हमने देखा जो 12 रोज़ा जंग थी, वो इज़राइल को बहुत महँगी पड़ी थी। तो एक तो जंग होगी और लंबी जंग होगी, जिसमें इज़राइल को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है और दूसरे अरब स्टेट्स को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरा कि अगर अमेरिका कामयाब होता है ईरान के अंदर और चाइना और रशिया ईरान की किसी तरह की मदद नहीं करते हैं, फिर आप समझ लीजिए कि इन 3 मुल्कों ने मिलके दुनिया को बाँटना तय कर लिया है कि इस हिस्से पर हमारा कब्ज़ा होगा, इस हिस्से पे तुम कब्ज़ा रखो और इस हिस्से पर तुम कब्ज़ा रखो। लेकिन अगर रशिया और चाइना इसमें हस्तक्षेप करते हैं और कुछ और कंट्रीज़ हस्तक्षेप करती हैं क्योंकि यूरोप तो अब किसी काम का रह नहीं गया, यूरोप बयान से आगे कुछ नहीं दे पा रहा है। रशिया यूक्रेन वार के अलावा उसका कहीं कोई इंटरेस्ट है नहीं ज़्यादा। लेकिन अगर चाइना और रशिया एक्टिवेट होते हैं, तब ये थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जा सकता है, जो बेहद खतरनाक भी हो सकता है। अभी बहुत सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हैं, साँस थाम के कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि दुनिया निश्चित तौर पर खतरे के किनारे है, दहाने पर है। अगर यही पागलपन चलता रहा, तो दुनिया का कल क्या होगा, ये कह पाना भी बेहद मुश्किल है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।